In this session, we will talk about exponential smoothing methods which are used to forecast a time series. So, the average or the smoothing is the basic concept in time series analysis. In the moving average methods or some other simple average methods, the group of averages are actually accumulated, giving equal importance to each individual observation. So this concept can be further extended to the weighted moving average. So we can say that exponential smoothing is a method which belongs to the weighted average methods class. So in this kind of method, we assign weights to the observations for the different time periods on the different basis. तो होता कुछ इस तरह से है कि अगर हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, एक सिंपल एवरेज को यूज कर रहे हैं, तो जितने ग्रुप्स की हम जितने उस ग्रुप में जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको यूनिफॉर्म वेट्स असाइन किए जाते हैं. लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि फोरकास्टिंग में हमारे पास जो रिसेंट ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको हमें ज्यादा वेट असाइन करना पड़ता है क्योंकि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में ज्यादा रोल प्ले कर रही होती हैं. तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग इस लिहाज से एक बेटर टेक्निक के तौर पे यूज होता है क्योंकि हम जो वेट्स असाइन करेंगे वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होंगे, जिसकी वजह से रिसेंट ऑब्जर्वेशन को ज्यादा वेट मिलेगा, वो फोरकास्ट में ज्यादा रोल प्ले करेंगी, जबकि जो रिमोट पास्ट में जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको रिलेटिवली लेसर वेट मिलेगा, जिसकी वजह से फोरकास्ट में उनका जो रोल है वो मिनिमल हो जाएगा. इस तरह से जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं उनमें सिंगल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग है, उसमें अडैप्टिव एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग है और डबल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग और इसी तरह से ट्रिपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग. ये सारी की सारी टेक्निक्स एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के बेसिक आइडिया पर बेस करती हैं, जिसमें हमें जो रिसेंट ऑब्जर्वेशंस हैं उनको रिलेटिवली ज्यादा वेट देना है और जनरली जो जनरल अप्रोच है उसमें हम अपने उन वेटिंग स्कीम को एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते जाते हैं. जो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में एक मेन जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि जो हमारा स्मूथिंग पैरामीटर है उसको हम किस तरह से एस्टिमेट करें कि हमारे पास ऑप्टिमल रिजल्ट्स हैं. कुछ स्मूथिंग टेक्निक्स वन पैरामीटर पर बेस करती हैं, जबकि कुछ टेक्निक्स में एक से ज्यादा स्मूथिंग पैरामीटर यूज होते हैं. तो इन पैरामीटर्स की एस्टिमेशन और इनकी सिलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्योंकि ये जो पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यू हमारे फोरकास्टिंग परफॉर्मेंस जो फोरकास्ट हैं उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी. इस तरह से हम जो सिंगल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग जो हम यूज करते हैं, इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो नंबर वन तो ये है कि हमारे पास मोस्ट रिसेंट ऑब्जर्वेशन अवेलेबल होनी चाहिए. इसका मतलब है कि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को आमतौर पे शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाएगा और हमारे पास जिस टाइम पॉइंट तक का डेटा अवेलेबल होगा उससे हम उसको सिर्फ नेक्स्ट टाइम पॉइंट तक प्रोजेक्ट करेंगे और वन लीड टाइम जो है सिर्फ उसी को फोरकास्ट करेंगे. तो इसके लिए हमारे पास जिस टाइम पॉइंट को हम फोरकास्ट करना चाह रहे हैं उससे प्रीवियस ऑब्जर्वेशन अवेलेबल होनी चाहिए और उसके अलावा वो जो मोस्ट रिसेंट टाइम पॉइंट है वहां पर हमारे पास फोरकास्ट भी अवेलेबल होना चाहिए. इस इंफॉर्मेशन से हम ये समझ रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग एक ऐसा मेथड होगा जिसमें इनिशिएशन की प्रॉब्लम होगी और हमें अपने जो फोरकास्ट है उनको जनरेट करने के लिए इस मेथड को कुछ सर्टेन इनिशियल वैल्यू पे सेट करना पड़ेगा. और जो थर्ड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो हमारा जो स्मूथिंग पैरामीटर है जिसको हम अल्फा से शो करेंगे इन केस ऑफ सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, उस अल्फा की चॉइस पे हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी. अब जो सिंगल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग है उसका फार्मूला हमारे सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है कि अगर हम टाइम t+1 को फोरकास्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास टाइम पॉइंट t पे जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है वो अवेलेबल हो और उस टाइम पॉइंट t का जो फोरकास्ट है वो अवेलेबल हो. तो
जो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग है इसमें एक तरह से टाइम t+1 का जो फोरकास्ट है वो इन दोनों का कुछ वेटेड सम है। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एट टाइम पॉइंट t और फोरकास्ट वी मेड एट टाइम पॉइंट t। तो जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है उसको हम अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो फोरकास्ट है उसको 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनके सम से हमारे पास नेक्स्ट टाइम पॉइंट का फोरकास्ट आ जाएगा। ये जो अल्फा जो कि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का पैरामीटर है इसकी वैल्यू 0 और 1 के इन बिटवीन हमें चूज करनी होगी। इस तरह से ये जो मेथड है इसका जो इम्पोर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये पूरे डेटा सेट को यूज नहीं कर रहा होगा किसी भी टाइम पॉइंट को फोरकास्ट करने के लिए, तो ये सिर्फ रिक्वायर कर रहा होगा प्रीवियस ऑब्जर्वेशन और प्रीवियस टाइम पॉइंट पे जो फोरकास्ट किया गया। इसका मतलब है इसमें डेटा स्टोरेज रिलेटिवली कम होगी और हम सिर्फ प्रीवियस टाइम पॉइंट की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए नेक्स्ट टाइम पॉइंट को फोरकास्ट कर सकेंगे। अब ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग पैरामीटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि इसका जो नंबर है वो हमें कुछ 0 और 1 के इन बिटवीन से चूज करना होगा, लेकिन इसकी जो चॉइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ये देखेंगे कि किस तरह से अल्फा की वैल्यू चेंज होने से डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को जो वेटेज मिल रही होगी वो चेंज होती जाएगी। अगर हम अल्फा की वैल्यू 0.2, 0.4, 0.6 या 0.8 इनको एज एन एग्जाम्पल लें तो हम देखते हैं कि वेटिंग स्कीम जो है वो किस तरह से चेंज हो जाएगी। सपोज अगर हम अल्फा की वैल्यू 0.2 लेते हैं तो टाइम पॉइंट t+1 के फोरकास्ट के लिए जो हमारा इमीडिएट और मोस्ट रीसेंट ऑब्जर्वेशन है वो टाइम पॉइंट t है, इसको जो वेट मिलेगा वो 0.2 होगा, जबकि टाइम पॉइंट t-1 को जो है वो 0.16 मिलेगा। इसका मतलब है कोई 20% वेटेज मोस्ट रीसेंट ऑब्जर्वेशन को, 16% वेटेज उससे प्रीवियस ऑब्जर्वेशन को, 12.8%, अप्रोक्सीमेटली 13% जो सेकंड नेबर को वेटेज मिलेगा। अब अगर हम देखें तो अल्फा की वैल्यू 0.2 चूज करने से ये 20%, 16%, 13% एक ग्रेजुअल डिक्रीज तो आ रही है जो कि पास्ट ऑब्जर्वेशन को हम असाइन कर रहे हैं। अगर हम अल्फा को इंक्रीज कर दें और 0.4 पे ले जाएं तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ही 0.4 उसको वेट मिलेगा, विच मीन 40%, और यहां पर ये 20%, और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन को 24%, देन 14%। तो अल्फा को इंक्रीज करने से डेफिनेटली जो हमारा इमीडिएट नेबर है, जो मोस्ट रिसेंट ऑब्जर्वेशन है, उसकी वेटेज इंक्रीज कर जाएगी। अल्फा को अगर 0.6 ले लिया जाए तो ये 60% वेटेज फर्स्ट नेबर को मिल जाएगी, जबकि अल्फा 0.8 लेने से 80% वेटेज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को मिल जाएगी और बाकी का 20% प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस में डिवाइड हो जाएगा। खासतौर पे अगर हम ये 0.8 पे देखें तो फर्स्ट 2 ऑब्जर्वेशन का वेट ही मिला के 96% वेट यहाँ पे क्यूमुलेट हो जाता है, जबकि अल्फा की वैल्यू 0.2 लेने से फर्स्ट जो 2 नेबर्स हैं इनका जो वेट है वो एक्यूमुलेट होकर 36% बनता है, और 36% और 96% में एक ह्यूज डिफरेंस है। इससे ये पता चल रहा है कि अगर हम टाइम सीरीज का जो फोरकास्ट है उसमें ज्यादा ऑब्जर्वेशंस को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं तो हमें अल्फा की वैल्यू एक 0 के क्लोज लेनी चाहिए, रिलेटिवली स्मॉलर वैल्यू चूज करनी चाहिए। और अगर हम समझते हैं कि हमारे फोरकास्ट में जो रिसेंट ऑब्जर्वेशंस हैं वो ज्यादा और सिर्फ उन्हीं पे एक शॉर्ट मेमोरी के तौर पे यूज हो, और सिर्फ बिल्कुल जो रिसेंट ऑब्जर्वेशंस हैं लास्ट 2, 3, 4 ऑब्जर्वेशंस को अगर हम यूज करना चाह रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू फिर हमें 1 के क्लोज लेना होगी। और यहां से हम देखते हैं कि अल्फा की वैल्यू किस तरह से हमारे जो वेटिंग स्कीम है उसको चेंज कर देगी। इसलिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जब हम एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग को एज अ फोरकास्ट यूज करेंगे। ये जो वेटिंग स्कीम है, अब इसमें किस तरह से हम कोई ऑप्टिमल अल्फा यूज जो है चूज कर सकते हैं, उसके लिए एक ऑप्शन तो ये है कि हम किसी परफॉर्मेंस क्राइटेरियन को बेस बना लें। फॉर एग्जाम्पल हम मीन स्क्वायर एरर को एक
मेजर के तौर पे यूज कर लें कि अल्फा की वो वाली वैल्यू हमारे लिए ऑप्टिमल होगी जहां पर मीन स्क्वायर एरर मिनिमम हो जाएगा। इस तरह से हम डेटा से पहले कुछ लर्न करेंगे और डेटा की जो पैटर्न है उसको देखते हुए और उस पर कुछ इनिशियल ट्रेनिंग डेटा पे कैलकुलेशन करते हुए हम अल्फा की एक ऑप्टिमल वैल्यू चूज कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ये वो वैल्यू होगी जहां पर मीन स्क्वायर एरर कम होगा और अल्फा की उस वैल्यू को लेते हुए फिर हम फ्यूचर को फोरकास्ट करेंगे।